नोट्स तो क्या हो गया, तो नोट्स हो गया आपका सा रे गा मा पा धा नी। तो सारे राग और नोट्स स्केल का जो स्रोत माना जाता है इंडियन म्यूजिक में, यानी कि भारतीय संगीत में जितने भी राग हैं, जितने भी राग उत्पन्न हुए हैं अभी तक, और जितने भी नोट्स हैं या स्केल्स हैं, वो सभी का स्रोत जो है वो माना गया है कि सारे का स्रोत है ओम शब्द, यानी कि ओम शब्द से निकाला गया है सारे के सारे नोट्स और राग। तो आपको मैंने पहले राग और नोट्स समझाने की कोशिश किया। राग क्या होता है, तो नोट्स को जो हम लोग मिलाकर इसको अरेंजिंग वे में मिला सकते हैं या डिक्रीजिंग वे में मिला सकते हैं, ठीक है। आरोही और अवरोही क्रम में मिला सकते हैं, और आरोही और अवरोही क्रम में मिलाने के बाद जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसको लोग बोलते हैं राग, ठीक है। संगीत का क्या है, एक बेसिक पार्ट है। सारे गाँव पादा निशा क्या है, नोट्स है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग ध्वनि का पिच देखते हैं कि कितना पिच पे हम लोग आवाज निकालना है, यानी कितना फ्रीक्वेंसी पे, आवृत्ति पे आवाज निकालना है, ध्वनि निकालना है। तो जो ध्वनि का आवृत्ति का जो स्केल है उसी को नोट्स बोलते हैं, स्केल से बोलते हैं, और उसको जब हम लोग अरेंज करते हैं, सजाते हैं, तो उसको बोलते हैं राग। और सारे राग और सारे स्केल्स नोट्स का जो स्रोत माना गया है वो माना गया है ओम शब्द का, यानी कि कल को आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जितने भी राग हैं या जितने भी नोट्स हैं उसका स्रोत क्या है, तो वो स्रोत है ओम शब्द, ठीक है। तो ये हमारा हुआ चौथा पॉइंट। इसमें हम लोग आपके भी बताएं कि राग किसको बोलते हैं और नोट्स किसको बोलते हैं, ठीक है। जो इंडियन म्यूजिक लेके पढ़े होंगे आर्ट्स में, उनको पता होगा, काफी डिटेल्स में गिरा गया नोट्स किसको बोलते हैं। और आप लोग अगर नहीं भी पढ़े तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि राग और नोट्स किसको बोलते हैं। तो सारे राग और नोट्स का जो स्रोत है वो है ओम शब्द, ठीक है। ये हमारा चौथा की पॉइंट हो गया। पांचवा की पॉइंट कहा जाता है कि जो पहला संदर्भ, यानी कि पहला जो रेफरेंस के रूप में, ठीक है, जहां से हमको म्यूजिक के बारे में, भारतीय संगीत के बारे में काफी विस्तार रूप से पता चला, वो जो संदर्भ था, वो जो रेफरेंस माना जाता है, वो माना जाता है नाट्य शास्त्र नामक किताब को, ठीक है। यानी कि पहला जो म्यूजिक को काफी विस्तार से बताने वाला जो पहला पुस्तक था, या जो पहला स्रोत था, या जो पहला संदर्भ था, पहला जो रेफरेंस था, वो था नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र जो रचना किया गया था वो किया गया था भरत मुनि के द्वारा, ठीक है। तो भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र का किया गया, और नाट्य शास्त्र से ही हमारा भारतीय संगीत का उत्पत्ति हुआ, इसके बारे में जानकारी को उत्पन्न हुआ है, ठीक है। यहीं से उत्पन्न हुआ है भारतीय संगीत के बारे में काफी विस्तार रूप से जानकारी। यानी कि कहा जाएगा आपको कि संगीत सिद्धांत का जो पहला संदर्भ वो कौन था, तो वो था भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र, ठीक है। नाट्य शास्त्र जो कि भरत मुनि रचित हैं, भरत मुनि ने रचना की थी। वहीं से हमको इंडियन म्यूजिक के बारे में काफी विस्तार से पता चलता है, ओके। अब क्या होता है कि कुछ संगीत ऐसे होते हैं कि जो कि कथा के रूप में होते हैं, यानी कि हम लोग उसको क्या करते हैं कि कहानी के रूप में हम लोग इसको वर्णन करते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर अभी के टाइम बोले तो आल्हा हम लोग सुनते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कहानी को एक संगीत का रूप दे दिया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह के जब अगर संगीत को हम लोग कथा के रूप में जब कथा के रूप में उसको हम लोग सुनते हैं, तो हम लोग उसके प्रस्तुति को जातिगण कहते हैं। उसका लिए एक टर्म कॉइन किया गया है, उसके लिए एक नया शब्द गढ़ा गया है, और वो शब्द का नाम है जातिगण। यानी कि कल को आपसे कोई पूछ सकता है कि जातिगण क्या होता है, तो जातिगण है आज हम लोग क्या करते हैं कि संगीत को कथा के रूप में पढ़ते हैं, कथा के रूप में सुनते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जाति गण, ठीक है। अब ये तो हो गया की पॉइंट्स, ठीक है। और हमने ये भी जाना कि संगीत को काफी विस्तृत वे में, काफी विस्तृत तरीके से बताया गया है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार कुछ चीजें हम लोग को प्राप्त हुआ, जिसमें प्राप्त हुआ 22 श्रुति को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोट्यून, ठीक है। अब श्रुति क्या होता है, तो जब हम लोग कोई भी म्यूजिक का जो आधार है, कोई भी संगीत का जो आधार है वो श्रुति होता है, क्योंकि श्रुति से ही हम लोग क्या कर पाते हैं, किसी म्यूजिक को सुन पाते हैं, ठीक है। श्रुति तो वैसे जनरली अगर बोला जाए तो श्रुति का अगर जनरल मीनिंग बताएं तो कोई भी ध्वनि जो हम लोग सुन सकते हैं वो श्रुति ही है, ठीक है। लेकिन अगर भारतीय संगीत के रूप में इसका हम परिभाषित करें, तो जब हम लोग इस तरह से ध्वनि को हम लोग अरेंज करें, इस तरह से ध्वनि को हम लोग सजाएं
कि वो ध्वनि काफी अच्छा लगे या काफी मेलोडियस हो, काफी मृदुल हो, तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? श्रुति। तो नाट्य शास्त्र के अनुसार टोटल 22 श्रुति है। श्रुति कहते हैं किसको है? तो ध्वनि को इस तरह से रिप्रेजेंट करना, ध्वनि को इस तरह से प्रस्तुत करना कि वो काफी मृदुल लगे, मेलोडियस लगे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? श्रुति। बाकी श्रुति जनरल मीनिंग ये होता है कि कोई भी ध्वनि जो हम लोग सुन सकते हैं वो श्रुति है। ठीक है। तो भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र के अनुसार टोटल 22 श्रुति हैं। टोटल कितने श्रुति हैं भाई? 22 श्रुति हैं। ठीक है। 22 श्रुति के साथ साथ नाट्य शास्त्र के अनुसार टोटल 6 राग हैं। 6 राग। ठीक है। उसका हम लोग नाम भी जानेंगे क्या क्या होता है। और 9 रस हैं। ठीक है। सारा टर्म्स हम लोग जानते हैं। 22 श्रुति, 6 राग, 9 रस। ओके। श्रुति किसको? जो हम लोग मेलोडियस वे में किसी ध्वनि को सजाते हैं वो श्रुति हुआ। राग किसको बोलते हैं? तो राग उसको बोलते हैं कि जब हम लोग किसी नोट्स को इस तरह से अरेंज करके, वो चाहे आरोही क्रम में अरेंज करें या अवरोही क्रम में अरेंज करें, सजाएं, ताकि वो एक मतलब उसका जब प्रस्तुत करते हैं उसके ध्वनि को इस तरह से अरेंज करके जो ध्वनि प्रस्तुत होता है उसमें लोग क्या बोलते हैं? राग। और राग से यानी कि जब भी हम लोग कोई म्यूजिक सुनते हैं तो उससे हमारा एक इमोशन क्रिएट होता है। ठीक है। लाइक ऐसे अगर अरिजीत सिंह का कोई गाना सुन रहे हो तो फीलिंग ऐसा आता है कि जैसे मैं अभी ब्रेकअप हुआ है, भले ही उस बेचारे को एक भी गर्लफ्रेंड क्यों ना हो, लेकिन फील आएगा कि अभी ब्रेकअप हुआ है। तो ये जो हम लोग का जो भाव आता है, इमोशंस आता है। ठीक है। अब लाइक ऐसे की कोई भोजपुरी सॉन्ग सुन रहा है तो जनरली कितना भी बेचारा कष्ट में क्यों ना, उसके सामने भोजपुरी गाना बजा दीजिए, उसका पैर वैर कुछ थोड़ा बहुत थिरकने लगेगा। तो कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या है ना, मतलब जनरल वे में ही होता है। ठीक है। और अरिजीत सिंह का क्या हो कि काफी मतलब कि बेचारा वो मूव ऑन कर गया हो उस ब्रेकअप वाले स्टोरी से, उसको लग रहा है कि नहीं यार अब तो हम काफी मूव ऑन कर चुके हैं, काफी आगे बढ़ चुके हैं, उसको पकड़ो अरिजीत सिंह का गाना सुनाओ हेडफोन डाल के, वो फिर से उसकी पुरानी यादों में खो जाएगा। ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब भी कोई म्यूजिक सुनते हैं तो उससे एक इमोशंस क्रिएट होते हैं। ठीक है। इमोशंस क्रिएट होता है लाइक कि कोई जिम में गया या कहीं पे एक्सरसाइज करने गया, दौड़ने गया और काफी मरा मरा सा फीलिंग आ रहा है, उसको कोई मोटिवेशनल सॉन्ग लगा के सुना दो, देखो वो 4 राउंड की जगह 5 राउंड मार देगा तेज आवाज में, अगर साउंड आ रहा है उसके कान में और गा रहा है कि कर हर मैदान फतेह। तो यानी कि जो म्यूजिक से, जो संगीत से जो हमारे अंदर इमोशंस क्रिएट होते हैं, जो भाव क्रिएट होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रस। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? रस। कहने का मतलब क्या है भाई? कहने का मतलब यह है कि भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र के अनुसार टोटल 22 श्रुति, 6 राग, 9 रस। ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र के अनुसार कुल मिलाकर 22 श्रुति होते हैं, 6 राग होता है और 9 रस होते हैं। श्रुति संगीत का उत्पत्ति श्रुति से हुआ है। श्रुति उसको बोलते हैं कि जब हम लोग किसी भी ध्वनि को मृदुल तरीके से प्रस्तुत करते हैं उसको हम लोग श्रुति बोलते हैं। ठीक है। राग किसको बोलते हैं? तो जब हम लोग किसी नोट्स को या स्केल्स को इस तरह से अरेंज करें कि उसका जो ध्वनि और मतलब कि उससे अच्छे तरीके से अरेंज करके लाइक कि उसको आरोही क्रम में अरेंज कर सकते हैं या अवरोही क्रम में अरेंज कर सकते हैं, और जब उसको अरेंज करके जो ध्वनि हम लोग के सामने मिलता है उसको हम लोग राग बोलते हैं। और रस उसको बोलते हैं कि जब वो ध्वनि सुनकर जो इमोशंस को वो व्यक्त करता है, जो इमोशंस उस म्यूजिक में होता है उसको हम लोग रस बोलते हैं। ठीक है। तो 22 श्रुति कौन कौन होता है इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही बोला था कि काफी डिटेल्स में पढ़ाएंगे बट इरिलेवेंट नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है। यानी कि जो चीज आपके एग्जाम के लिए जरूरत है वही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। जिस चीज से सवाल पूछा जा सकता है या पूछा जाता है वो पढ़ेंगे। ठीक है। यानी कि हम लोग वो पढ़ेंगे जो आपको एग्जाम में आएगा, हम लोग वो कभी नहीं पढ़ेंगे जो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। तो 6 राग होते हैं। एक राग होता है भैरव, एक राग होता है दीपक,
नहीं दिख रहा होगा आपको शायद, कोई बात नहीं, आपको पीडीएफ तो मिल ही जाना है टेलीग्राम पे, वहां पर देख लीजिएगा। अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो बोल तो हम रहे ही हैं। ठीक है, 6 राग होता है। एक होता है भैरव, एक होता है दीपक, एक होता है मेघ, एक होता है श्री, एक होता है हिंडोल और एक होता है मालकुश। ओके, तो यानी कि 6 राग, भैरव, दीपक, मेघ, श्री, हिंडोल, मालकुश। ठीक है, इसको हम याद करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले ये जान जाते हैं उसके बारे में। भैरव जो होता है वो हम लोग भोर में गाते हैं बेसिकली। ये टाइमिंग पे कभी पूछता है कि जो भैरव है वो हम लोग कब गाते हैं। अच्छा, भैरव से एक और टर्म्स, मतलब कि एक और क्वेश्चन शायद बन सकता है, कभी कभी बन जाए। ठीक है, राग में जनरली क्या होता है कि हम लोग 7 नोट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, जो 7 नोट्स का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग थाट बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसको थाट बोलते हैं। राग में हम लोग जनरली 7 जो नोट्स है, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है, 7 का इस्तेमाल नहीं करते। 5 का कर सकते हैं, 6 का कर सकते हैं। और जब जिस राग में हम लोग अगर 7 नोट्स का इस्तेमाल करते हैं, उस राग, एक ही राग है वो, और वो राग है भैरव राग, जिसको सिंह भैरवी राग भी बोलते हैं। ठीक है, तो भैरव राग है। उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं था, इसलिए मैंने ये चीजें नहीं बताया, बट ऐसे ही ध्यान में आ गया तो मैंने सोचा कि चलो बोल देते हैं एक लाइन। ठीक है, बाकी ये इतना खास बात है नहीं। तो 6 राग में कौन कौन हो गया भाई? भैरव, दीपक, मेघ, श्री, हिंडोल और मालकुश। ओके, ठीक है, चलिए। भैरव नाम से चिर परिचित लग रहा है कि भैरव, भैरव भोर, भैरव भोर। ठीक है, तो दोनों शिमला टाइप के फील आ रहा है, तो भैरव को अक्सर भोर में लोग आते हैं। ठीक है, अब दीपक, नेक्स्ट जो है दीपक। दीपक आदित्य कब पड़ता है भाई? रात को पड़ता है। दिन को दीपक को क्या ही करेंगे भाई, तो दीपक का जरूरत रात को पड़ता है, तो दीपक का रिलेशन हो गया रात के साथ, यानी कि रात को हम लोग दीपक राग गा सकते हैं। ठीक है, अब अक्सर बरसात में देखा जाता है कि जो मेघ होते हैं, यानी कि जो बादल होते हैं, वो बरसते लेट नाइट को ही है। ठीक है, देर रात को बरसते हैं। तो जो मेघ है, ये याद करने का तरीका है। बाकी सुबह भी बरस सकते हैं, शाम को भी बरस सकते हैं, अर्ली नाइट को भी बरस सकते हैं, मिड नाइट कभी भी, बस याद करने का तरीका है। क्योंकि जन लोग देखते थे बरसात का मौसम है, देखते हैं, देखते क्या थे, अभी भी देख सकते हैं। तो देखते हैं कि जो मेघ होता है वो देर रात को जब हम लोग सोए रहते थे तब सोए रहते हैं, तब बरसता है। तो यानी कि मेघ का रिलेशन क्या है? देर रात से। ठीक है, याद करने का तरीका है बस। श्री को भी बोलते हैं कि श्री करते हैं किसी काम को, तो श्री हम लोग शाम को कर सकते हैं। वैसे तो आप लोगों को फील आया कि सर श्री तो सुबह होना चाहिए, क्योंकि श्री का हम लोग कर रहे हैं, नहीं उसको हटा के हम लोग शाम को कर लेते हैं। क्यों करते हैं ये तो नहीं बता सकते हैं। ठीक है, क्लास में तो खास करके नहीं बता सकते हैं। तो श्री, तो कोई भी काम हम लोग शाम को स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक इसकी भोजन करना, रात को अगर सोने जाना तो शाम को ही श्री कर लें, भोजन वोजन कर लें, फिर रात के इत्मीनान से अर्ली नाइट सो जाए। ठीक है, फिर हिंडोल आता है। हिंडोल सुबह में गाया जाता है, और मालकुश अर्धरात्रि को गाया जाता है। ठीक है जी, तो इसको ऐसे याद रखना है कि 6 राग होते हैं। एक राग हो गया कौन सा? भैरव। दूसरा राग कौन हो गया? दीपक। तीसरा राग कौन हो गया? श्री। चौथा राग कौन हो गया? मेघ। पांचवा राग कौन हो गया? हिंडोल। छठा राग कौन हो गया? मालकुश। भैरव भोर में गाया जाएगा, दीपक रात को गाया जाएगा, ठीक है, मेघ देर रात को गाया जाएगा, और श्री शाम को गाया जाएगा, और हिंडोल सुबह, जैसे में सुबह सुबह उठते हैं तो डोलते उठते हैं। ठीक है, तो सुबह, हिंडोल सुबह, और मालकुश अर्धरात्रि को। ओके, चलिए हम लोग जान जाते हैं 9 रस। ठीक है, इसमें रस से पता चल जाएगा यार कि मतलब कि क्या क्या है। ठीक है, जैसे में अगर रस में शांत है, तो एक रस ऐसा होता है कि मतलब कि शांत, यानी कि वो शांति का प्रतीक है, यानी कि पीस, वो पीस का प्रतीक है। ठीक है, तो शांत देखो गया कि शांत है। श्रृंगार का सुंदरता से इसका रिलेटेड है। ठीक है, प्यार से। ठीक है, श्रृंगार प्यार, तो जो भी प्यार टाइप की जो फीलिंग देते हैं सॉन्ग्स, ठीक है, जो रस क्रिएट करते हैं, तो श्रृंगार रस हो गया, एक हास्य रस हो गया, एक करुणा रस हो गया, करुणा। ये सब सारे टर्म से ही पता है। रुद्र यानी कि गुस्सा टाइप का, भयानक यानी कि कुछ भयानक लगने वाला है। वीर रस मतलब कि
ब्रेवरी टाइप का, अद्भुत, यूनिक, और विभत्स, विभत्स यानी कि घृणा, इसको घृणा भी बोलते हैं, इसको घृणा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है भाई, ये हो गया। ठीक है, अच्छा कुछ और टर्म्स मतलब किस रिलेटेड जान जाते हैं, बाकी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड खत्म हो जाएगा। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो वैसे खत्म ही है, बस एक थोड़ा सा बात जान जाते हैं कि जो राग हम लोग 12 बजे दिन से लेके 12 बजे रात तक गा सकते हैं, 12 बजे दिन से लेके 12 बजे रात तक, 12 बजे दोपहर शुरू किए 12 बजे रात के बीच में गाने वाले रागों को हम लोग बोलते हैं पूर्व राग। क्या बोलते हैं भाई साहब? पूर्व राग। और 12 बजे रात से शुरू करके 12 बजे दिन तक जितने भी राग गाए जा सकते हैं उसको बोलते हैं उत्तर राग। उसको क्या बोलते हैं? उत्तर राग। ठीक है, तो 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक। अच्छा, ये 12 बजे रात से लेकर 12 बजे दिन का ही टाइम में सुबह आ गया ना, सुबह अर्ली मॉर्निंग जब सूरज पूर्व की ओर उगता है। 12 बजे दिन से 12 बजे रात के बीच में ही क्या आ गया? सुबह वाला टाइम आ गया, यानी कि जब सूरज उगता है। और सूरज उगता है किधर है भाई? पूर्व में। तो आपको याद रखना ऐसे है कि 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक। ठीक है, अरे यार प्रॉब्लम हो रहा है ना, 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक में तो सुबह नहीं आएगा, गलत हो गया, उसमें नहीं आएगा। खैर इसको हम छोड़ते हैं, मतलब कि इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक पूर्व राग हो गया, और 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक उत्तर राग हो गया। ठीक है, इसमें 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक पूर्व राग हो गया, और 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक उत्तर राग हो गया। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली ही याद कर लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, अब इसको हम समराइज कर लेते हैं, हमारे साथ आइए समराइज कीजिए। भारत का पहला वाद्य यंत्र जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से मिला, उसका नाम था 7 छिद्रों वाला बांसुरी। विश्व का पहला वाद्य यंत्र जो कि श्रीलंका के हेला सभ्यता से मिला, उसका नाम था रावण हत्था। ठीक है, तीसरा हम लोग